हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा जीव विज्ञान का ये दूसरा लेक्चर है जिसमें हम जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत एवं उनके विकास के बारे में जानेंगे। इसमें इंग्लिश का टर्म दिया गया है इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड एवोल्यूशन। ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति और उनका विकास कैसे हुआ, इसके बारे में हम जानेंगे। क्योंकि हम यह महेश वड़ाल सर की NCERT पुस्तक से कवर कर रहे हैं, जो कि प्रश्नों के माध्यम से दिया गया है। हम प्रश्नों को देखेंगे, जहां आवश्यक होगा कॉन्सेप्ट को भी देखते हुए चलेंगे। इससे हमारे प्रश्न भी तैयार होंगे और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। तो चलिए हम प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है जीव विकास, जिसे हम इवोल्यूशन कहते हैं। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? जीव विकास को जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने सबसे पहले परिभाषित किया कि जीव विकास संबंधी कुछ चीज़ें भी होती हैं। उनकी एक डेफिनेशन दी कि अगर ऐसे होगा तो वह जीव विकास से संबंधित माना जाएगा। तो जीव विकास या जीवों का एवोल्यूशन जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने इसको परिभाषित किया था। आगे देखते हैं। वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे माना है? जैसे वर्तमान में हम कई बार चर्चा करते हैं कि ये हमारे पूर्वज हैं, या कौन हमारा पूर्वज है। पूर्वज का अर्थ हुआ हम जिस मानव के जिस रूप में हम रह रहे हैं, जैसे जस्ट उससे पहले के बाद हमारा जो ये रूप है, इससे पहले वाला, उससे तो कई रूप पहले रहे होंगे, लेकिन इससे पहले जो इनके बीच का अंतर है वो आधुनिक मानव, जो वर्तमान का एक बुद्धिमान मानव माना जा रहा है, उससे का जो पहले का पूर्वज, या जो आज आने से जो वर्तमान का मानव है उससे पहले की जो पीढ़ी है, उसमें जो अंतिम पायदान पर है किसे माना है? तो वह क्रो-मैग्नन मानव को माना है। जैसे हम देखते हैं चिंपैंजी देखते हैं, लंगूर देखते हैं, तो उसी तरीके से चिंपैंजी भी पूर्वज ही हैं हमारे, लेकिन वो अंतिम पूर्वज नहीं है। अंतिम पूर्वज क्रो-मैग्नन मानव को माना गया है। आगे देखते हैं। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। जीवों का उद्भव 2 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी पर माना जाता है कि 2 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति हुई। आगे है विकासवाद का सिद्धांत, थियरी ऑफ इवोल्यूशन, किसने प्रतिपादित किया? चार्ल्स डार्विन ने। वो मटर के पौधे पर आपने देखा था ना आनुवंशिक का, उन्होंने कहा कि किस तरीके से एक छोटा जीव अपने जीवन यापन के लिए धीरे धीरे, अगर संसाधनों की कमी होती, बढ़ा जाता है। अगर जिस चीज़ का उपयोग नहीं होता वो समाप्त होता है। तो वह जीव विकास का जो सिद्धांत है चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया है। आगे देखते हैं। उद्विकास का मुख्य कारक क्या है? उद्विकास का मुख्य कारक प्राकृतिक वरण है, नेचुरल सिलेक्शन है। कोई जीव किस तरीके से होगा, वो ऐसा ही क्यों है, या उसका जो प्राकृतिक वातावरण है उस पर निर्भर करता है। अगर वो मरुस्थलीय है तो उसका आकार की उसी हिसाब से होगा, वो इसीलिए वहाँ है। अगर वो किसी ठंडे प्रदेश में है या किसी मॉडरेट प्रदेश में है तो उसका प्राकृतिक वर्ण उस जीव के उद्विकास को परिभाषित करता है। आगे है उद्विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत, म्यूटेशन थियरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किसने किया? म्यूटेशन हमने इससे पहले के लेक्चर में देखा था कि कोई जीव पहले कैसे होता है, वो अपने में किस तरीके से जीन में परिवर्तन करके दूसरा रूप धारण कर लेता है, तो यही उसका उत्परिवर्तन कहलाता है। तो उद्विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ह्यूगो डी व्रीज ने। उन्होंने कहा कि जैसे वर्तमान में हम कोरोना देखते हैं, कोरोना के कई वेरिएंट आते हैं, तो वो अपने आप को परिवर्तित कर ले रहा है, म्यूटेट कर ले रहा है। इसी का प्रतिपादन सबसे पहले ह्यूगो डी व्रीज ने किया है। यहाँ एक नोट है, आर्कियोप्टेरिक्स जुरैसिक युग का सबसे प्राचीन पक्षी है, जो सरीसृप व पक्षी वर्ग के मध्य की कड़ी है। अर्थात ये पक्षी और जो रेंगने वाले जीव हैं, जो आसमान में उड़ते हैं और जो जमीन पर रेंगते, उनके बीच की कड़ी आर्कियोप्टेरिक्स एक जुरैसिक युग का पक्षी है।
आगे है, मैमथ किस जीव के पूर्वज हैं? मैमथ हाथी के पूर्वज हैं। मैमथ हाथी के पूर्वज माने जाते हैं। आगे है, पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति हुई थी? ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल की उत्पत्ति सबसे पहले हुई थी महासागरों में। तो आप इसको याद रखिएगा। सबसे पहले अगर जीव के रूप में कोई चीज आया था तो वो थे ब्लू ग्रीन एल्गी, जैसे हम किसी तरीके से काई देखते हैं ना, वो सब सबसे पहले इस पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति मानी जाती है। आगे देखते हैं, शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल, जो पशुओं का प्रसुप्ति काल होता है, डॉर्मेंसी पीरियड को क्या कहते हैं? जब शीत ऋतु होती है तो प्रसुप्ति काल पशुओं का चलता है, उसे हम हाइबरनेशन कहते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, पशु अपने आप को उसमें एडजस्ट कर लेते हैं, अपने शरीर की कुछ कोशिकाएं हैं उनको काम करवाना बंद कर देते हैं, जिससे उनके अंदर ठंडक कम पहुंचती है। इसे हाइबरनेशन कहते हैं। आगे है, किस जीव में स्नायु तंत्र, नर्वस सिस्टम तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता? वो है तारामीन मछली, जिसे हम स्टार फिश भी कहते हैं। तारामीन स्टार फिश ऐसे होता है ना, हम देखते हैं ऐसी आकार का, उसमें नर्वस सिस्टम होता है, जो दिमाग की कोशिकाएं तो होती हैं लेकिन पूरा दिमाग नहीं होता। आगे देखते हैं, जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? 7S राइबोसोम पाए जाते हैं। 70S राइबोसोम्स पाए जाते हैं। एक 50S होता है और एक 70S। 70S का हुआ कि इनका विकास हो चुका है, 50S का होता है कि उनका विकास नहीं हुआ है, उन कोशिकाएं अभी उनके विकास में अधूरापन है, उसमें जैसे DNA RNA दोनों नहीं मौजूद हो सकते। आगे देखते हैं, यहाँ पे एक नोट है कि डायनासोर सरीसृप वर्ग में आते थे जिनका उदय मेसोजोइक युग में हुआ था। डायनासोर पहले रेंगने वाले जीव थे, धीरे धीरे वो बड़े हुए और विशालकाय जीव बन गए। आगे देखते हैं, नील हरित शैवाल जीवाणु कवक में लवक नहीं पाए जाते हैं बल्कि लोमिली के आकार की कौन सी रचना पाई जाती है? जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं उनमें बैक्टीरिया तथा कवक में, इन तीनों में लवक नहीं पाए जाते हैं बल्कि लेमली आकार की कौन सी रचना पाई जाती है? उसमें लेमली आकार की रचना या लोमली आकार की रचना क्रोमेटोफोर्स पाई जाती है। आगे देखते हैं, किन पौधों में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है? जाइलम, जैसे जब खाद्य पदार्थ जाते हैं पेड़ पौधों में तो उनमें जो वहन करती हैं उन कोशिकाओं का अभाव पाया जाता है। किसमें? अनावृतबीजी योम टेरिडोफाइटस में। आगे देखते हैं, यहाँ पे है 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने प्रस्तुत किया था? व्हिटेकर ने। उन्होंने कहा कि जो 5 किंगडम, 5 प्रकार के जो प्राणियों का एक किंगडम बनाया, उसका वर्गीकरण सबसे पहले व्हिटेकर ने किया। आगे देखते हैं, जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? जंपिंग जीन की खोज मैक क्लिंटॉक ने की थी। जंपिंग जीन, जंप करने वाले जीन की खोज मैक क्लिंटॉक ने की थी। आगे है, कौन से क्षार DNA तथा RNA दोनों में पाए जाते हैं? कौन सा क्षार है जो DNA और RNA दोनों में पाया जाता है? वो है एडेनिन, ग्वानिन तथा साइटोसिन। 4 प्रकार के क्षार होते हैं।
और एक थायमीन होता है, लेकिन थायमीन दोनों में नहीं पाया जाता है, सिर्फ डीएनए में पाया जाता है। तो हम देखते हैं कि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाता है। थायमीन केवल डीएनए में पाया जाता है, आरएनए में नहीं पाया जाता है। आगे देखते हैं, ऐसे कौन से उड़ने वाले जीव हैं जो पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं। ऐसा जीव है जो उड़ता तो है लेकिन पक्षी नहीं है, वो है चमगादड़। चमगादड़ उड़ता है लेकिन वो पक्षी नहीं है। यहाँ पे एक नोट है, चमगादड़ जिसे हम इंग्लिश में बेट कहते हैं, चमगादड़ को उड़ने की कीट एवं क्षमता होते हुए भी पक्षी वर्ग के अंतर नहीं शामिल किया जाता है। अर्थात वो उड़ते हैं फिर भी उन्हें ना कीट में शामिल किया जाता है और ना ही पक्षी वर्ग में शामिल किया जाता है, बल्कि इसे स्तनपायी वर्ग में सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि चमगादड़ों में कान पाया जाता है। आगे है, तो याद रखिएगा कि ये तो उड़ता है लेकिन ये पक्षी नहीं है, ये स्तनपायी एक जीव है। आगे है, वह समूह जिसके तंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं। अर्थात वो जो ऐसे जंतु जो प्रायः रात्रिचर होते हैं वो होते हैं मच्छर, चमगादड़ और उल्लू। ये रात में ही गमन करते हैं। आगे है, यहाँ पे कुछ साधारण नाम और उनके वैज्ञानिक नाम दिए हैं। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस, तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा पारडस, बाघ का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टिग्रिस। तेंदुआ का पैंथेरा तो है लेकिन तेंदुआ का पैंथेरा पारडस है और बाघ का पैंथेरा टिग्रिस है। वहीं शेर का पैंथेरा लियो है। तो शेर को लियो, बाघ को टिग्रिस और तेंदुआ को पारडस कहते हैं। इनका वैज्ञानिक नाम है। और पैंथेरा तो एक ही प्रजाति हो गई। आगे है, मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम है। पाइसम सटाइवम, मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवम है। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेलिस कैटस, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेलिस कैटस। मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रीना, मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? राना टिग्रीना। धान का वैज्ञानिक नाम ओराइजा सटाइवा, ओराइजा सटाइवा धान का वैज्ञानिक नाम है। सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका कंपेस्ट्रस, कंपेस्ट्रिस। सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस। चना का वैज्ञानिक नाम है सिसर एरिएटिनम। गेहूं का वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम, गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है। गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस, गाय को बॉस इंडिकस भी कहते हैं, उनका वैज्ञानिक नाम है। आम का वैज्ञानिक नाम मैगीफेरा इंडिका। तो याद रखिएगा, आम का वैज्ञानिक नाम मैगीफेरा इंडिका। आगे है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक एवं अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? पहली बात तो यही एक क्वेश्चन है कि प्रकाशिक और अप्रकाशिक क्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में होती हैं, लेकिन कहाँ संपन्न होती हैं? तो प्रकाशिक क्रिया ग्रेना में होती है और अप्रकाशिक क्रिया स्ट्रोमा में होती है। आगे है, मोलस्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले या हरे रंग का रक्त किसके कारण होता है? मोलस्का संघ के कुछ जंतु होते हैं जिनके नीले एवं हरे रंग के रक्त होते हैं, वो किन कारणों से होते हैं? नीला रंग कभी उनके ब्लड का हो जाता है या फिर हरा रंग, तो वो किस कारण होता है? हीमोयासिनिन के कारण, हीमोयासिनिन के कारण मोलस्का संघ के कुछ जीवों का जो ब्लड है वो ब्लू या ग्रीन रहता है। आगे है, यहाँ पे एक नोट है, मानव हृदय का बायां निलय प्रकोष्ठ पूर्णतः ऑक्सीजन रक्त, जो ऑक्सीकृत रक्त होता है उसको
महाधमनी में और संपूर्ण शरीर में भेजता है। तो आप इसको याद रखिएगा कि जो बायां निलय है वो पूर्णतः ऑक्सीकृत जो खून आता है, जब उसमें ऑक्सीजन मिल जाता है उसको महाधमनी में पहुंचाता है और महाधमनी से पूरे शरीर में पहुंचाती है। आगे है कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य कौन सा कार्यात्मक साहचर्य फंक्शनल एसोसिएशन पाया जाता है। जो कवक हैं और उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य कौन सा फंक्शनल एसोसिएशन पाया जाता है, वो है कवक मूल। अर्थात जैसे कोई कवक किसी पेड़ पौधे की कहीं जड़ों में पाया जाता है तो वो कवक मूल कहलाता है। आगे है ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव हैं। ईस्ट हम देखते हैं ना, दही में ईस्ट बनता है दही से, तो और मशरूम ये फफूंद हैं, फंगस हैं, जो फंगाई होते हैं ना, मशरूम और ईस्ट फंगाई हैं। हम देखते हैं दही जमाओ, अगर दही निकाल लो तो डब्बे के किनारे किनारे फफूंदी जम जाती है, वो एक ईस्ट है। उसी तरीके से मशरूम जो हम खाते हैं वो भी एक फफूंद है, फंगाई है। आगे है कपास में पाया जाने वाला प्रमुख घटक कौन सा है। कपास में सेल्यूलोज पाया जाता है। हम देखते हैं ना कि कपास ऐसे होता है, उसमें किनारे किनारे रेसा लगा होता है, उसको पानी में डुबा देते हैं, इसके बाद भिगाते हैं तो उसको छीलते हैं, तो जो छीलते हैं वही हमें सेल्यूलोज प्राप्त होता है, जिससे रस्सी बनती है और उससे विभिन्न तरह तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं, हैंडमेड या मशीनों से। आगे देखते हैं लाइकेन किससे निर्मित होते हैं। लाइकेन कोई एक थोड़े ना बनता है, लाइकेन कवकों और शैवालों के मिलने से बनते हैं। तो जैसे कवक और शैवाल जहाँ मिलते हैं वहाँ लाइकेन निर्मित होता है। आगे है जीन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प होता है। अगर पुष्प ही नहीं होगा तो नया पौधा नहीं आएगा और उसी पौधे का विकास नहीं होगा, तो एक प्रक्रिया ही रुक जाएगी। तो जीन चक्र में सबसे महत्वपूर्ण पौधे का पुष्प होता है। आगे देखते हैं क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है। क्लोरोफिल के निर्माण में मैग्नीशियम सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्लोरोफिल क्या करता है, भोजन देता है पेड़ पौधों को, तो वो मैग्नीशियम उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में मैग्नीशियम के द्वारा क्लोरोफिल परिवर्तित करता है। आगे है अधिकांश कीट किसके द्वारा शोषण करते हैं। जो कीट होते हैं वो किसके द्वारा शोषण करते हैं, वातक तंत्र के द्वारा। उनमें एक ट्रिच पाया जाता है, वातक तंत्र होता है, उसके द्वारा शोषण करते हैं, ना कि नाक या फेफड़ा के द्वारा। आगे है यहाँ पे एक नोट है कि कुनैन अनावृत बीजी पादप का उदाहरण है जो सिनकोना नामक पादप की छाल से प्राप्त होता है तथा यह मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कुनैन एक अनावृत बीजी पौधा है, यह सिनकोना के वृक्ष की छालों से प्राप्त किया जाता है और यह मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त होता है। आगे है सेब में पाए जाने वाले लाल रंग का क्या कारण है। सेब में पाए जाने वाले लाल रंग का कारण एथोसायनिन। सेब में एथोसायनिन पाया जाता है, इसीलिए सेब का जो रंग होता है, हम देखते हैं ना सेब यहाँ यहाँ रेड कलर का होता है, तो एथोसायनिन के कारण होता है। एंथोसायनिन के कारण सेब में लाल रंग पाया जाता है। एंथोसायनिन के कारण सेब में लाल रंग की प्राप्ति होती है। आगे है टमाटर में लाल रंग किस कारण उपस्थित होता है। सेब में तो हमने देख लिया, लेकिन टमाटर में किस कारण होता है। तो टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। टमाटर में लाइकोपीन उपस्थित होता है, इसी कारण टमाटर का रंग लाल हो जाता है। आगे है सहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम क्या है। सहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम सोरोसिस है। हम देखते हैं ना सहतूत फरा होता है गांव में, तो उसको खाते भी हैं। तो जो सहतूत है
उसका वैज्ञानिक जो उसका फल है उसका वैज्ञानिक नाम सोरोसिस है। आगे देखते हैं, सर्पों की विष ग्रंथियां, जो सांप होते हैं उनमें विष ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो सर्पों की विष ग्रंथियां किस अंग के समान हैं? तो वो कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के समान हैं। जो कशेरुकी प्राणी होते हैं उनकी जो लार ग्रंथियां पाई जाती हैं उसी के तरीके से सांपों की जो विष ग्रंथियां होती हैं उनकी प्राप्ति होती है। आगे देखते हैं, निपेंथिस खासियाना पिचर प्लांट, जिसे निपेंथिस खासियाना या पिचर प्लांट नामक पौधा मुख्यतः भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो वह मेघालय में मुख्य रूप से गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों में पाया जाता है निपेंथिस खासियाना नामक पौधा। आगे है, चट्टानों पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? जैसे हम देखते हैं ना, जल में जलोद्भिद, और उसी तरीके से चट्टानों में जो पादप उत्पन्न होते हैं या उगते हैं उन्हें शैलोद्भिद कहते हैं, क्योंकि चट्टानों को हम शैल कहते हैं और उत्पत्ति को उद्भेदन कहते हैं। तो शैल में उत्पन्न होने वाले जो पादप होते हैं शैलोद्भिद कहलाते हैं। आगे है, यहाँ पे एक नोट है कि घटपर्णी पिचर प्लांट कीट भक्षी पादप के अंतर्गत आता है। इसकी पत्तियों के पर्ण फलक घट या घड़े में रूपांतरित हो जाता है। तो आप इसको याद रखिएगा कि ये पत्तियां कीटों को भी खा लेती हैं। जैसे पत्तियां हैं, अगर कीट कुछ बैठा है तो उनको खा लेती हैं। आगे है, कौन सा प्राणी अपनी आंत में जल का संग्रह करता है? ऊंट अपनी आंत में जल का संग्रह करते हैं। आगे है, सबसे बड़ा आकशेरुकी जीव कौन सा है? सबसे बड़ा आकशेरुकी जीव या इनवर्टेबल वो जीव है कोलोसल स्क्विड। कोलोसल स्क्विड सबसे बड़ा आकशेरुकी जीव है। आगे है, यहाँ पे है अगला क्वेश्चन, लीची के फलों को किस शाखा के अंतर्गत रखा जाता है? लीची के फल एक बीजी वेरी के अंतर्गत रखे जाते हैं। यहाँ पे एक नोट है, हल्दी के पौधे, जो हल्दी पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है, अर्थात हल्दी की प्राप्ति तने से होती है तथा उसका खाने वाला हिस्सा प्रकंद कहलाता है। जैसे हल्दी ऐसे, हल्दी का पेड़ ऐसे होता है ना, तो इसकी पत्तियां ऐसे हो जाती हैं, तो इसी तने से हल्दी निकल आती है। तो यह इसीलिए इसे हम तना कहते हैं। जो हल्दी स्वयं में ही तना होती है और उसका जो ये हल्दी है इसे प्रकंद कहते हैं। आगे है, लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण तीखी होती है? तो लाल मिर्च में तीखापन कैप्सेसिन, जो कैप्सेसिन की उपस्थिति के कारण लाल मिर्च तीखी होती है। कैप्सेसिन याद रखिएगा, मिर्च का तीखापन कैप्सेसिन के कारण होता है। आगे है, सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? सबसे बड़ा स्तनपायी जीव, स्तनधारी जिसे हम कहते हैं, वो है व्हेल मछली, जो हम देखते हैं ना समंदर में पाया जाता है या नदियों में, तो वह सबसे बड़ा स्तनपायी है। आगे है, स्तनपायी का अर्थ तो है जहाँ कान मिलते हों, शरीर पर बाल होते हों और अन्य लक्षणों के द्वारा हम उनकी पहचान करते हैं कि वो स्तनपायी हैं। आगे है, अब वो कान से सुन पाए या कि ना सुन पाए, लेकिन कान उगा होता है। आगे है, रेशम का कीड़ा, स्किल जो सिल्कवॉर्म होता है, रेशम का कीड़ा अपने जीवन काल की किस अवस्था में वाणिज्यिक तंतु कॉमर्शियल फाइबर उत्पन्न करता है? तो वह प्यूपा अवस्था में कॉमर्शियल फाइबर बनाता है। जैसे जो रेशम का कीट होता है अपनी प्यूपा अवस्था में ही रेशम बना देता है। आगे है, गर्म रुधिर वाले वार्म ब्लडेड, गर्म रुधिर वाले या
समतापी जंतु के शरीर का तापमान कितना होता है? तो जो गर्म रुधिर वाले जंतु हैं उनके शरीर का तापमान सदैव समान रहता है, ठंडी हो गर्मी हो कोई भी मौसम हो उनका तापमान हमेशा बराबर होता है। आगे है समुद्री घोड़ा सी हॉर्स किस प्रकार का जीव है? हम देखते हैं समुद्रों में भी एक घोड़े प्रकार की जीव पाया जाता है, वो मछली की एक प्रजाति है। आगे है वह कौन सा स्तनपायी है जो अंडे देता है? बच्चे नहीं, वो है एकिडना। एकिडना अंडे देता है, बच्चे नहीं देता है, लेकिन वह स्तनपायी है, जबकि स्तनपाइयों का लक्षण होता है कि वो बच्चे देते हैं। आगे है यहाँ पे एक नोट है कि जानने की इच्छा प्रकट करना तथा गूढ़ चिंतन व मनन करना मनुष्य को वानर गुणों से अलग करता है। मानव और वानर में अगर कोई अंतर देखा जाए तो उसमें है कि जानने की इच्छा प्रकट करना, गूढ़ चिंतन करना, मनन करना मनुष्य को वानरों से अलग करता है। आगे है मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है और सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है। ये मेल में पाया जाता है और सबसे बड़ा फीमेल में पाया जाता है। मानव शरीर की बात हो रही है, वैसे तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। आगे है लेकिन यहाँ पे मानव शरीर की बात हो रही है। आगे है और सबसे लंबी कोशिका नर्वस सिस्टम की होती है। आगे है सील किस वर्ग का प्राणी है? सील एक मछली है जो कि स्तनपायी है। आगे है क्वार्क। क्वार्क किस पेड़ से प्राप्त होता है? क्वार्क क्वेर्क्स से प्राप्त होता है। आगे है डॉल्फिन किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? डॉल्फिन स्तनपायी के अंतर्गत आते हैं। डॉल्फिन मछली स्तनपायी के अंतर्गत आती है। आगे है यहाँ पे एक नोट है कि अफीम या जिसे हम मार्फिन भी कहते हैं, अफीम पोस्ते के पौधे के अध पके फल से प्राप्त होता है। जैसे पोस्ता का पौधा होता है जो उसका एक फल होता है वो आधा ही पका होता है, उससे हम अफीम या मार्फिन प्राप्त करते हैं। आगे है गन्ने के रोपड़ में उसके किस भाग का प्रयोग किया जाता है? जब गन्ना बैठाया जाता है तो उसके किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो तने का। हम देखते हैं ना गन्ना बोते समय गन्ने के तने को हम बोते हैं, तो रोपड़ मतलब किसी चीज को जमीन में गाड़ना या लगाना या बोना रोपड़ कहलाता है। तो गन्ने के तने को हम जमीन में रोपते हैं या बोते हैं। आगे है लहसुन की गंध। जो लहसुन की गंध है वो किस कारण होती है? लहसुन की गंध का क्या कारण है? सल्फर यौगिक की उपस्थिति। जो लहसुन में से बदबू आती है उसमें सल्फर उपस्थित होता है। आगे है शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? शुष्क जलवायु में जो पौधे अनुकूलित होते हैं या उत्पन्न होते हैं उन्हें हम मरोद्भिद कहते हैं या जीरोफाइट। आगे है यहाँ पे एक नोट है जल एवं स्थल दोनों में रहने वाले जीवों को उभयचर वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे मेंढक जल और थल दोनों में रहते हैं। आगे है अधिपादप जिसे हम एपीफाइट्स भी कहते हैं। अधिपादप अन्य पौधों पर क्यों निर्भर रहते हैं? अधिपादप यांत्रिक सहारे के लिए निर्भर रहते हैं। आगे है टिक या टिक्स और माइट किस जीव वंश से संबंधित हैं? तो टिक या माइट मकड़ी वंश से संबंधित हैं। मकड़ियों के वंश से संबंधित टिक और माइट हैं। आगे है जुगनू फायर फ्लाई। जुगनू की चमक किस एंजाइम के कारण होती है? हम देखते हैं ना जुगनू चमकता है, कहते हैं कि जुगनू खुद रोशनी अपनी खुद लेके चलता है। तो जो जुगनू की चमक है किस एंजाइम के कारण होती है? तो वह है ल्यूसीफेरस। जुगनुओं में ल्यूसीफेरस नाम का एक एंजाइम पाया जाता है जिसके कारण उनकी चमक होती है। आगे है सन हेम्प रेसे। सन हेम्प
जूट, ये जूट को हम रेशा कहते हैं। सन हेम्प रेशे किससे प्राप्त किए जाते हैं? तो वो फ्लोएम से प्राप्त किए जाते हैं। आगे है, लेग हीमोग्लोबिन किसमें पाई जाती है? लेग हीमोग्लोबिन लेग्यूम मूल ग्रंथियों में पाई जाती है। जैसे हम देखते हैं ना, मटर का पौधा है तो उसमें ऐसे कई तरीके से बने होते हैं, तो वह लेग हीमोग्लोबिन लेग्यूम, ये लेग्यूम ग्रंथियां होती हैं, उनमें पाया जाता है। आगे है, डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई? ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859 में प्रकाशित हुई। तो आप 3 क्वेश्चन तैयार हो गया कि डार्विन की पुस्तक कौन सी है। पहले तो ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डार्विन की पुस्तक है, विकासवाद के जनक डार्विन है, और यह पुस्तक 1859 में प्रकाशित हुई। आगे है, जैव विकास के पक्ष में किस स्रोत से प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होते हैं? तो वह जीवाश्मों से हमें जीवों के प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होते हैं कि जीवों का विकास किस तरीके से हुआ, पहले जीव कैसे थे, वर्तमान में कैसे हैं, और बीज की पीढ़ी उनकी कैसी थी, तो हमें जीवाश्मों से प्राप्त होते हैं। आगे है, जीवों के उद्विकास के संदर्भ में कौन सा अनुक्रमण सही है? तो वो है सैलामेंडर, अजगर और कंगारू, ये जीवों के उद्विकास के संदर्भ में सही हैं। सबसे पहले वो सैलामेंडर रहते हैं, फिर अजगर आते हैं और कंगारू। ये सब जीवों के उद्विकास में महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से सैलामेंडर थे, अब कैसे हो गए, पहले अजगर कैसे था, अब कैसे होगा, कंगारू पहले थे अब कैसे हैं, तो इनके विकास के बारे में बताया गया है। आगे है, किन कशेरुकी जीवों में कंकाल मूलतः या पूर्णतः अनुपस्थित होता है? कौन से ऐसे कशेरुकी जीव हैं जिनमें कंकाल नहीं होता? वो हैं सरीसृप, जो रेंगने वाले जीव हैं उनमें कंकाल नहीं पाया जाता है। आगे है, कॉकरोच और सिल्वर फिश में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो कॉकरोच और सिल्वर फिश में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इनमें ब्लड अंदर धमनियों में नहीं बहता है, बाहर की ओर रहता है, नसों से बाहर होता है, इसीलिए इनके ऊपर एक कड़ी कवर होती है। जैसे कॉकरोच है तो उसके ऊपर एक बहुत ही कठोर कवच होता है जो उनकी रक्षा करता है बाहर से। आगे है, स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जनीय उत्पाद किसके द्वारा बाहर उत्सर्जित किए जाते हैं? तो वह अपरा के द्वारा, या हम इसे प्लीसेंटा भी कहते हैं, प्लीसेंटा के द्वारा स्तनपायी जो भ्रूण हैं उनके उत्सर्जनीय उत्पाद बाहर किए जाते हैं प्लीसेंटा के द्वारा। आगे है, चमगादड़ कैसा प्राणी है? तो चमगादड़ नियत तापी है, वार्म ब्लडेड है, गर्म खून वाला प्राणी है चमगादड़। आगे यहाँ पे एक नोट है, विज्ञान की पैलियोओंटोलॉजी नामक शाखा के अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। पैलियोओंटोलॉजी के अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। इससे पहले हम किस विज्ञान की कौन सी शाखा के अंतर्गत किन चीजों का अध्ययन किया जाता है इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आगे है, सबसे बड़ा पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है परंतु उड़ नहीं सकता है वो है शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच। वो सबसे बड़ा पक्षी है, बहुत तेज दौड़ सकता है लेकिन उड़ नहीं सकता। पक्षी है, तेज दौड़ता भी लेकिन उड़ नहीं सकता, और पक्षी है वो। आगे यहाँ पे एक नोट है, नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधे हेलोफाइट्स कहलाते हैं। जैसे हम देखें ना कि जब मरुस्थलों में उगने वाले पौधे जीरोफाइट्स या मरुद्भिद कहलाए, वैसे ही जो सैलाइन वाटर में हमें पेड़ पौधे प्राप्त होते हैं उन्हें हम हेलोफाइट्स कहते हैं। आगे है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी मानव के किस अंग में पाया जाता है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका
नामक एक परजीवी होता है, वो मानव की आंत में पाया जाता है। मानव की आंत में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक एक परजीवी पाया जाता है। आगे है लिग्निन। लिग्निन नामक पदार्थ कहाँ जमा रहता है? वह जाइलन, जो जाइलम ऊतक हैं उनमें लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है। आगे है जाइलम का अर्थ हुआ जो भोजन को पौधों की इस छोर से उस छोर तक पहुंचाते हैं। आगे है डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन प्रोटीन कोशिका चक्र की किस अवस्था में बनते हैं? जो डीएनए का संश्लेषण होता है और हिस्टोन प्रोटीन कोशिका की किस चक्र में होता है? तो वह 5वीं या एस प्रावस्था में डीएनए संश्लेषण और हिस्टोन प्रोटीन का चक्रण होता है। आगे है यहाँ पे एक नोट है कि सीप, घोंघा, स्क्विड, कौड़ी, ऑक्टोपस, कटलफिश और मोलस्क आदि मोलस्का संघ के प्रमुख जीव हैं। तो जो सीप हम देखते हैं गांव में, सीप अभी भी पाया जाता है। घोंघा हो गया, स्क्विड हो गया, कौड़ी हो गया, ऑक्टोपस हो गया, कटलफिश हो गई, ये मोलस्का संघ के जीव हैं जो प्रमुख रूप से पाए जाते हैं वाटर के अंदर। आगे है डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने के लिए किस जीव का महत्व है? अगर कोई डूब के मरा है तो उसमें किस जीव का महत्व है? डायटम का। डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में डायटम का प्रयोग किया जाता है। आगे है पपीते का पीला रंग किस कारण होता है? पपीता का पीला रंग कैरिया जैंथिन की उपस्थिति के कारण होता है। कैरिका जैंथिन की उपस्थिति के कारण पपीते का रंग पीला होता है। पपीते का रंग पीला कैरिका जैंथिन की उपस्थिति के कारण होता है। तो कभी भी प्रश्न आए कि पपीते में पीला रंग कैरिका जैंथिन की उपस्थिति के कारण पपीते का पीला रंग होता है। आगे है पौधे के किस से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तना। हमने अभी देखा पौधे के जो हल्दी होती है वो उसका तना होता है। आगे है किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है? जैसे हम देखें महासागरों में शैवाल की बहुत अधिक प्राप्ति होती है, उसमें सबसे अधिक आयोडीन पाया जाता है। तो कौन सा ऐसा शैवाल है जिससे आयोडीन प्राप्त किया जाता है? तो लेमिनेरिया नामक शैवाल से, जिसे हम भूरी शैवाल भी कहते हैं, हमें आयोडीन की प्राप्ति होती है। आगे है वह जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जैसे एजेटोबैक्टर। ये सब वायुमंडलीय जो 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन होता है, कोई भी प्राणी या जो पौधा है वो सीधे वायुमंडल से नाइट्रोजन नहीं प्राप्त करता है, बल्कि इसका नाइट्रिफिकेशन होता है। इसके द्वारा पौधों की जड़ें नाइट्रोजन को अवशोषित करती हैं। जैसे एजेटोबैक्टर हो गया, ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। आगे है अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित क्यों नहीं रह पाते? अधिक नमक वाले अचार में जो बैक्टीरिया है वो जीवित क्यों नहीं रह पाते? तो वो है ये जीवद्रव्य कुंचित होकर मर जाते हैं। तो आप याद रखिएगा कि अगर अचार में नमक अधिक मिला देंगे तो अचार खराब नहीं होगा। आगे है कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ कौन सा है? तो कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ ग्लाइकोजन है, जो खाद्य पदार्थ में संचित रहता है। आगे है तालाबों और कुओं में किस जंतु को छोड़ने से मच्छर को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? अगर तालाब में और कुओं में मच्छर हैं तो अगर उसमें गैम्बुसिया फिश को डाल दिया जाए तो वहां मच्छर नियंत्रित हो जाते हैं। आगे देखते हैं बिस्फेनॉल ए क्या है?
यहाँ पे पूछा है कि बिस्फेनॉल ए क्या है, जिन्हें हम बीपीए कहते हैं। वह एक खाद्य संवेष्टन सामग्री है के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला एक रसायन है। तो आप याद रखिएगा कि बिस्फेनॉल ए, जिसे हम बीपीए भी कहते हैं, या खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला एक केमिकल है। यहाँ पे एक नोट है आगे कि मृदा के प्रयोग के बिना केवल खनिज युक्त सहायता से उगने वाले पौधों की विधि को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। कि अगर उसमें मिट्टी का प्रयोग ना हो, मिट्टी का प्रयोग ना करके बल्कि जल और कुछ रसायनों का प्रयोग करके अगर हम कोई भी पौधा उगाते हैं तो उसे हम हाइड्रोपोनिक्स प्लांट कहते हैं। आगे है प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स मुख्यतः किससे प्राप्त किए जाते हैं। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया या जीवाणुओं से प्राप्त किए जाते हैं। हम देखते हैं ना एंटीबायोटिक खाते हैं तो हमें बैक्टीरिया से प्राप्त होते हैं। आगे है ईस्ट कोशिका में कौन सा मुख्य विकार उपस्थित होता है। जो ईस्ट कोशिकाएं होती हैं, जैसे जब फंगाई दही में लग जाते हैं, कौन सा मुख्य विकार या विकर या एंजाइम होता है। ईस्ट में कौन सा एंजाइम होता है, तो जाइमेस। ईस्ट में जाइमेस एंजाइम पाया जाता है। आगे है जब एक ही जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करती हैं तो इसे क्या कहा जाता है। जब एक जीन दो या दो से अधिक विभिन्न लक्षणों को एक साथ कंट्रोल करती हैं तो इसे बहु प्रभाविता का नियम कहते हैं, मल्टी इफेक्टिव रूल्स कहते हैं। इससे बहुत अधिक या अलग अलग तरीके से प्रभाव पड़ता है। आगे है क्यूनीन या कुनैन किसकी छाल से प्राप्त किया जाता है। अभी हमने नोट में देखा था सिनकोना वृक्ष की छाल से हमें कुनैन की प्राप्ति होती है, जो कि मलेरिया की दवा है। आगे है मेंडल ने अपने वंशागति नियमों, जो वंशागति नियम है रूल ऑफ हेरिडिटी, जो वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में किस पौधे का प्रयोग किया था। ग्रेगर जॉन मेंडल, जिसे हम कहते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने वंशागत नियमों कि एक वंश से दूसरे वंश में किस तरीके से लक्षणों का पहुंच होता है या लक्षण पहुंचते हैं, तो उन्होंने किस पौधे का प्रयोग किया था, तो वो मटर के पौधे को, जिसे हम गार्डन पी भी कहते हैं। मटर के पौधे पर मेंडल ने अपना वंशागति प्रयोग किया था। आगे एक नोट है कि ग्रेगर जॉन मेंडल, जो कि 1822 से लेकर 84 ईस्वी तक रहे हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल को आधुनिक आनुवंशिकी का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है। आगे है सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन क्या है, तो वो है एब्सिसिक अम्ल, सूखा सहिष्णुता से संबंधित है। जो एब्सिसिक अम्ल हैं, अगर कहीं सूखा भी पड़ा है तो भी वो जीवित रह जाते हैं। आगे है अधिकांश एंजाइम किस ताप पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। बहुत सारे एंजाइम होते हैं, वो किस ताप पर सक्रिय रहते हैं, तो वो 20 से लेके 35 डिग्री सेल्सियस के मध्य सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा ये जीव विज्ञान का आज हमारा दूसरा लेक्चर था, जिसमें हमने जीव विज्ञान की उत्पत्ति से संबंधित कुछ सिद्धांत देखे और उनसे संबंधित प्रश्न देखे। तो ये हमारा महेश वड़वाल सर की NCERT से संबंधित विज्ञान में जीव विज्ञान की एक शाखा और उसका एक चैप्टर था। ये हमारा दूसरा लेक्चर था। तो इस लेक्चर को हम यही समाप्त करते हैं। आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा, तो इससे आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। चूंकि ये NCERT के प्रश्न हैं, तो NCERT के प्रश्न अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इस लेक्चर को आप रिवाइज करिएगा। हम इस लेक्चर को ही समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।